नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। ये आपका एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज डे 11 वीडियो लेक्चर है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 50 पीवाईक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से रिलेटेड होंगे। ये सभी पीवाईक्यूज आपके एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को आप लोग बड़े ही ध्यान से कवर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है, द नेशनल यूथ पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन डैश। राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय युवा नीति जो है आपका 2014 में आपका शुरू किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवाओं की सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास में सुधार करना था। तो यह है आपका नेशनल यूथ पॉलिसी जो कि आपका लॉन्च किया गया था 2014 में। अगला प्रश्न है यहाँ से, Which among the following was not a part of the three section of the ऋग्वैदिक ट्राइब? निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं है? तो यह है आपका क्राफ्टमैन, कारीगर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वैदिक समाज के मुख्य जो रूप थे, मुख्य वर्गीकरण थे, उसमें आपका पुरोहित, योद्धा और साधारण लोगों में विभाजित था। कारीगर कारीगर का कोई अलग से वर्गीकरण नहीं किया गया था आपका ऋग्वैदिक समाज में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ से, हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट लॉन्ग जंप इन इंडिया एज ऑफ 2023? 2023 तक भारत में सबसे लंबी कूद का रिकॉर्ड किसके पास है? तो सबसे लंबी कूद का रिकॉर्ड है आपका जेसविन एल्ड्रिन के पास। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जेसविन एल्ड्रिन। जेसविन एल्ड्रिन ने 2023 में भारत का सबसे लंबी कूद का रिकॉर्ड बनाया। उनका प्रदर्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत? संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? यह भाग है पार्ट 9। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्ट 9। भाग 9 जो है भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों को स्थानीय शासन की इकाई के रूप में अधिकार प्रदान करता है। इस भाग में पंचायतों की संरचना और शक्ति का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा इन 1527? 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो यह था बैटल ऑफ खानवा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी। खानवा की लड़ाई 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध ने भारत में मुगलों की स्थिति को मजबूत किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, Who among the following was the president of the Belgaum session of the Indian National Congress held in 1924? 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये इसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो उनके अध्यक्ष बनने का एकमात्र अवसर था। इस अधिवेशन में गांधी जी के विचारों का समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न है, अटला तड्डी इज वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द इंडियन स्टेट? अटला तड्डी किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह आपका प्रमुख त्यौहार है आंध्र प्रदेश राज्य का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अटला तड्डी त्यौहार आंध्र प्रदेश के महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो उनकी भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। इसे मुख्य रूप से पारिवारिक समृद्धि के लिए मनाया जाता है। तो मुख्य रूप से आपका इसे पारिवारिक समृद्धि के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ कबड्डी ऑर्गेनाइज्ड इन 2004? 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था पंजाब में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पंजाब। 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप पंजाब में आयोजित हुआ था। इस आयोजन ने कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया होजागिरी डांस प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड? होजागिरी नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में परफॉर्म किया जाता है? यह आपका त्रिपुरा राज्य में परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। त्रिपुरा का होजागिरी नृत्य स्थानीय जनजाति द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। यह नृत्य उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है।
अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नीम, निम्नलिखित में से कौन सी और कौन नीम से संबंधित है। तीन में से आपका नीम से संबंधित है पिनेटली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा पिनेटली। नीम का पत्ता पिनेटली यौगिक होता है जिसमें पत्तियां एक मुख्य तने के दोनों ओर लगती हैं। इसका यह ढांचा नीम की विशेष पहचान है। यह है आपका पिनेटली। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन मार्केट एज ऑफ मार्च 2024। मार्च 2024 तक भारत का विश्व के दूरसंचार बाजार में कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है दूसरा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का दूरसंचार बाजार मार्च 2024 तक दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। इसका श्रेय उच्च मोबाइल उपयोग और इंटरनेट विस्तार को दिया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका, विच नेशनल पार्क इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज होम टू स्पीसीज लाइक मेगापोडे, क्रैब ईटिंग मकाओ, निकोबार पिजन एंड जायंट रॉबर क्रैब। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से समूह में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मेगापोड, केकड़ा खाने वाले मकॉक, निकोबार कबूतर और विशाल रॉबर केकड़ा जैसे प्रजातियों का घर है। तो यह है कैंपबेल बे नेशनल पार्क। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान जो आपका यह लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार में, और यह एक प्रमुख पारिस्थितिकी स्थल है जहां कई दुर्लभ और अद्वितीय प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है यहाँ पर, A chemical reaction in which the rate of chemical is directly proportional to the first power of the concentration of the reacting substance is called dash। एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिक्रिया की दर प्रतिक्रिया करने वाले पदार्थों की सांद्रता की पहली घात के समानुपात होती है, उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले क्रम की प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया की दर सांद्रता की पहली घात के समानुपाती होती है। यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, फॉर विच फिल्म डिड आशा भोसले विन द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा अवार्ड इन द बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी इन 2002। आशा भोसले ने 2002 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार किस फिल्म के लिए जीता था। तो इन्होंने लगान फिल्म के लिए यह पुरस्कार जीता था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा लगान। आशा भोसले को फिल्म लगान में उनके उत्कृष्ट गीत के लिए आईफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह गीत उनकी संगीत यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। अगला प्रश्न है, The government of which of the following state allocated 11,728 crores for the Asra pension scheme in its annual budget for the fiscal year 2022-23। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2022-23 के वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट में आसरा पेंशन योजना के लिए 11,728 करोड़ आवंटित किए। तो यह आपका आवंटित किया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए आसरा पेंशन योजना में 11,728 करोड़ का बजट आवंटित किया। यह योजना बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए है। अगला प्रश्न है, द परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू ऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। स्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था। तो यह लागू हुआ था 1793 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य जमींदारों के माध्यम से भूमि कर संग्रह को सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऑनलाइन विवाद समाधान
पुस्तिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिए गए कथन में से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला कथन है कि इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। यह आपका न्याय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से आपका पहला तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक विवाद समाधान की तकनीकों का उपयोग करके अदालतों के बाहर मामलों का समाधान है। अदालतों के बाहर अदालतों के बाहर मामलों का समाधान है, जैसे कि वार्ता, मध्यस्थता और पंचायत। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है अगला कि द डेवलपमेंट ऑफ ICT एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ इंटरनेट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन ODR। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के विकास और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग ने ODR में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओनली स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ODR को डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से विवाद समाधान के रूप में पेश किया गया है। इसे न्याय मंत्रालय द्वारा आपका लॉन्च किया गया है, ना कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित है। इसमें उल्लेखित है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में भारत को भारत जो राज्यों का संघ है के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत को एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना है। अगला प्रश्न है द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क FITF was introduced in the India post the amendment of the Reserve Bank of India Act 1934 in डैश। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन के बाद फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क भारत में कब पेश की गई थी। तो यह आपका पेश किया गया था 2016 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 2016। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, रुकिए इसका एक्सप्लेनेशन भाई पढ़ लिए। 2016 में FITF का उद्देश्य भारत में मुद्रास्फीति को एक नियंत्रित दायरे में रखना था। इससे रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति प्रबंधन में और अधिक स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न क्या है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इन इंडिया। भारत में मानसून की अवधि क्या है। तो भारत में मानसून की अवधि है 100 to 120 डेज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में मानसून की अवधि लगभग 100 से 120 दिन होती है, जो जून से सितंबर तक चलती है। इस दौरान अधिकांश वर्षा होती है। अगला प्रश्न है आर्टिकल 52 to 78 इन द पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डैश। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 किससे संबंधित है। तो यह यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित है, संघ कार्यपालिका से संबंधित है। यह भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 संघ कार्यपालिका की संरचना और कार्यों का उल्लेख करते हैं। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से अली अकबर खान इज नोन फॉर प्लेइंग द डैश। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। तो अली अकबर खान जी जाने जाते हैं सरोद वाद्य यंत्र को बजाने के लिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अली अकबर खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। उन्होंने भारतीय संगीत में सरोद को लोकप्रिय बनाया है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम along with their tributaries. चूज द ऑड वन आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों और उनकी सहायक नदियों के परस्पर क्रियान्वयन से बना है। दिए गए विकल्पों में से असंगत की पहचान करें। तो ब्रह्मपुत्रा, इंडस और गंगा ये सभी आपके नॉर्थन हो जाएंगे। हाँ सही है। अगला जो आपका दिया है ऑप्शन डी गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है और उत्तर के मैदान में योगदान नहीं करती है। ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, गंगा नदियाँ जो हैं यह उत्तर भारतीय मैदानों में योगदान करती हैं। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी। अगला प्रश्न है यहाँ से, नेम द फिनोमिनन वेयर एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल एंड वेयर लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। उस घटना का नाम बताइए जिसमें प्रकाश के मार्ग में एक अपारदर्शी वस्तु छोटी हो जाती है और प्रकाश उसके चारों ओर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है और सीधी रेखा में नहीं चलता है। तो इसे आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरणें छोटे अवरोधों के चारों ओर मुड़ती है। यह घटना प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि द फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन लेड टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पहले हरित क्रांति ने प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन किया, यह आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज मोर फोकस्ड ऑन द साउथर्न इंडिया, ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन इंश्योर्ड इन अचीविंग सस्टेनेबल लिवलीहुड सिक्योरिटी। दूसरी हरित क्रांति ने सतत आजीविका सुरक्षा प्राप्त करने में मदद की, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पहले हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ। दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य सतत विकास सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेकेंड 5 ईयर प्लान इज इनकरेक्ट। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इस पे हमें विचार करना है। तो पहला कथन दिया है कि द प्लान स्ट्रेस्ड द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। योजना ने भारी और मूलभूत उद्योगों के तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया था, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू सेकेंड 5 ईयर प्लान। दूसरा स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील एसेट्रा इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द प्लान। योजना के दौरान बिजली, रेलवे, स्टील आदि उद्योग स्थापित किए गए थे, आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है द प्लान वाज बेस्ड ऑन द केन्सियन मॉडल, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हारोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था आपका सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन और सेकेंड 5 ईयर प्लान। आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दूसरी पंचवर्षीय योजना हारोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ना कि केन्सियन मॉडल पर, और इस योजना का ध्यान भारी उद्योगों के विकास पर था। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एट द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA टू द इंडियन गवर्नमेंट इन 2022। निम्नलिखित में से किसे 2022 में भारत सरकार के मुख्य आयुक्त सलाहकार CEA के रूप में नियुक्त किया गया था। यह नियुक्त किया गया था आपका वेंकट रमणन अनंता नागेश्वरन को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन चलिए देख लेते हैं। 2022 में वेंकट रमणन अनंता नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति आर्थिक नीतियों में सुधार के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, नेम द पेंशन स्कीम दैट सीक्स टू इंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। उस पेंशन योजना का नाम बताइए जो असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। तो यह योजना थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो आपका है, इस योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा के रूप में पेंशन प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि व्हाट इज द गैस इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। Zn आपका H2SO4 के साथ आपका रिएक्ट करता है तो आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया में
हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यह प्रतिक्रिया एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला प्रश्न आपका है यहाँ से, इन 2022 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 2022 में भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया गया था आर वेंकट रमणी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आर वेंकट रमणी को 2022 में भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। वे भारत सरकार के कानूनी मामलों में मुख्य सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीट। वीट आपका एक खरीफ क्रॉप नहीं है। गेहूं एक रबी फसल है जो सर्दियों में बोई जाती है। खरीफ फसलें आमतौर पर मानसून के दौरान बोई जाती हैं। तो खरीफ फसलें आपकी आमतौर पर मानसून के दौरान बोई जाती हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का दूसरा नाम है? तो विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को वैज्ञानिक रूप से एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यह शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने में आपका सहायक होता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसर इज एसोसिएटेड विथ कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय नर्तक कुचिपुड़ी से संबंधित हैं? तो यह जुड़े हैं वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रमुख नर्तक और गुरु थे। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली प्राइमरली अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन रेदर देन एक्सपेंशन। तो दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय समेकन की नीति अपनाई? तो यह नीति आपका बलबन द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बलबन। बलबन ने अपने शासन में साम्राज्य को सुदृढ़ करने पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इवेंट इज इंक्लूडेड इन द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। निम्नलिखित में से कौन सा टीम इवेंट टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल है? तो यह है आपका टीम इवेंट हॉकी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, हॉकी। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना का उद्देश्य भारतीय एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाने में सहायता करना है। इसमें आपका हॉकी भी शामिल है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, आर्टिकल 214 टू 231 इन पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डैश। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 डैश से संबंधित है। यह संबंधित है उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 उच्च न्यायालयों की स्थापना और अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। इन अनुच्छेदों में उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च द पीएम दक्ष स्कीम। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पीएम दक्ष योजना शुरू किया है? तो पीएम दक्ष योजना जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पीएम दक्ष योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों के लोगों को कौशल परीक्षण प्रदान करना है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया है, लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, डैश इज ऑफन टॉटेड एज तानसेन ऑफ द 20th century. This musical genius blended the best of classical music and created a unique style of his own. डैश को 20वीं शताब्दी का तानसेन कहा जाता है। इस संगीत प्रतिभा ने शास्त्रीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण कर अपनी अनूठी शैली बनाई है। तो यह आपका है बड़े गुलाम अली खान जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसने आपका 20वीं शताब्दी का तानसेन कहा जाता है। बड़े गुलाम अली खान को उनकी अद्वितीय गायन शैली के कारण 20वीं सदी का तानसेन माना जाता है। उन्होंने ख्याल गायन में विशेष योगदान दिया है। तो ख्याल गायन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है यहाँ से, हाउ मेनी आईसीसी वर्ल्ड कप हैज इंडिया ओन इन ओडीआई। तो भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। भारत ने अब तक 2 बार एक दिवसीय विश्व कप जीता है। एक बार 1983 में और दूसरा 2011 में। पहला जो आपका है इंग्लैंड में आयोजित किया गया था 1983 का वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर आपका दोनों गलत दे दिया है थोड़ा। दूसरा जो आपका दूसरा करेक्ट आंसर होगा दूसरी बार जो आपका भारत में विश्व कप आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ से कि हु फर्स्ट स्टेटेड द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट पोस्टुलेट दैट एवरी सब्सटेंस हैज अ स्पेसिफिक बेंडिंग रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित अपवर्तनांक होता है। तो यह आपका नियम जो आपका है प्रतिपादित किया गया था विलियब्रॉड स्नेलियस द्वारा आपका यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जिसे आपका स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अगला प्रश्न है, कोयर कंडक्टर कोमी नारीमन है भाई। कोयर कंडक्टर कोमी नारीमन वाडिया वाज अवॉर्डेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2023। कोयर कंडक्टर कोमी नरीमन वाडिया को भारत सरकार द्वारा 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मश्री। कोमी नरीमन वाडिया को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कोयर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु पब्लिश्ड सिस्टेमा न्यूट्रे in 1735 classifying the 3 kingdom of the nature and outlining the sexual system for the classification of plant। किसने 1735 में सिस्टम न्यूटेरे प्रकाशित किया, जिसमें प्रकृति के 3 साम्राज्यों को वर्गीकृत किया गया और पौधे के वर्गीकरण के लिए यौन प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तो यह आपका कार्य किया गया था कैरोलस लिनियस द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कैरोलस लिनियस ने सिस्टेम न्यूटेरे में पौधे के वर्गीकरण के लिए यौन प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। यह आधुनिक वर्गीकरण के लिए आधार बना। अगला प्रश्न है यहाँ से, व्हेन अ पर्सन इज नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर पब्लिक गुड्स इट इज नोन एज डैश। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करता है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे मुक्त यात्री फ्री राइडर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सार्वजनिक वस्तुओं का बिना भुगतान किए लाभ उठाने वाले को मुक्त यात्री कहा जाता है। यह अर्थशास्त्र में एक सामान्य अवधारणा है। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन 1936 द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाज फाउंडेड बाय डैश। तो 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। तो इस पार्टी की स्थापना की गई थी बी आर अम्बेडकर द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है यहाँ से, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बी आर अम्बेडकर ने 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य श्रमिकों के लिए अधिकारों की रक्षा करना था। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना था इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें आपका यमुना सहायक नदी है, गंडक सहायक नदी है, कोसी सहायक नदी है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहित जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, यह ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है जो कि असम राज्य में बहती है, असम राज्य से होकर बहती है। अगला प्रश्न है यहाँ से, द मोस्ट कॉमन रेनफॉल मेजरमेंट इज द टोटल रेनफॉल डेप्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड विच इज एक्सप्रेस्ड इन डैश। सबसे आम वर्षा माप दिए गए समय में कुल वर्षा की गहराई होती है जिसे डैश में व्यक्त किया जाता है। तो इसे आपका मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा मिलीमीटर।
वर्षा की गहराई को मिलीमीटर में मापा जाता है। यह माप वर्षा की तीव्रता को समझने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, काटी बिहू इज काटी बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन असम। तो असम में काटी बिहू निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो यह अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। काटी बिहू असम में अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार फसलों की बुवाई का प्रतीक होता है। फसलों के बुआई के समय का प्रतीक होता है आपका काटी बिहू। अगला प्रश्न है यहाँ से, विथ रेफरेंस ऑफ आजीविकाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आजीविकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि मखली गौशाला वॉज द प्रोमिनेंट टीचर ऑफ दिस सेक्ट। तो मखली गौशाल जो आपका है, मखली गौशाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि आजीविकाज बिलीव्ड इन फेटलिज्म। आजीविकाओं का भाग्यवाद में विश्वास होता था। यह भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपका क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट स्टेटमेंट। मखली गौशाल आजीविक संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे और आजीविकों का मानना था कि सब कुछ भाग्य द्वारा निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु एमंग द फॉलोइंग हैड कॉल्ड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज इन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? तो यह मांग किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिली थी। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल विच आर्टिकल इन द फंडामेंटल ड्यूटीज इज इन्वोक्ड व्हेन यू सी इन अ प्राइवेट पार्टी दैट द इंडियन फ्लैग हैज बीन यूज्ड एज अ कवरिंग फॉर द स्पीकर्स डेस्क। किसी निजी पार्टी में जब भारतीय ध्वज को वक्ता की मेज के कवर के रूप में आपका उपयोग किया जाता है तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तब आपका मौलिक कर्तव्य का 51 आर्टिकल 51 ए का क्लॉज ए सब क्लॉज ए जो आपका है क क्लॉज वे लागू होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्लॉज में आपका क्या है कि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र ध्वज और प्रतीकों का सम्मान करने का कर्तव्य सौंपा गया है। और यहाँ से आपका जो 50 क्वेश्चन का PYQ है वे होता है समाप्त। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।